नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। सभी अच्छे से हो? ओके। तो मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से हैं। और हम लोग जो है हमारा कौन सा इकाई पढ़ रहे हैं बताइए? बिल्कुल सही, हमारा छठवां इकाई जीव जगत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जितनी बातें हमने पढ़ाई है मेरे बच्चे सारे पढ़ कर आए हो? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, यस और नो। ओके, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे जो है सभी पढ़कर आए हुए हैं। ओके, चलिए। तो आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जीव जगत के बारे में हमने जो है थोड़ी बहुत चर्चा कर लिया है ना। सजीवों के लक्षण क्या क्या है इसके बारे में हमने बात किया था। सभी को याद है? ओके, यस यस, बड़वा के बच्चे यस बोल रहे हैं। डोमैला के यस बोल रहे हैं। तो मेरे सारे बच्चे, मुझे पता है, सब पढ़ कर आए हैं। हमारे प्रयागराज के बच्चे, ओके, सीएस जो है बिस्की सईदाबाद प्रयागराज से भी यस बोल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों, अब जो है हम लोग सजीवों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ओके, वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता है हमने जो है वस्तुओं के वर्गीकरण को हमने देखा कि क्यों वर्गीकृत करते हैं, आसानी होती है हमें, है ना, हर एक चीज को समझने में। तो उसी तरह से जो है हमें सजीवों का भी वर्गीकरण करना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि कोशिका क्या होता है। ये बच्चों आपको पता है ना, जैसे कि कोई मकान कैसे बनता है, ईंटों को मिलाकर बनाते हैं हम लोग, है ना। एक एक ईंट को आपने कभी देखा है मकान या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हुए? देखा है? जी हाँ, मेरे बच्चों ने देख रखा होगा, है ना। हम लोग जो है ईंटों को इकट्ठा कर करके हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ाकर हम लोग घर बनाते हैं। तो उसी तरह जो है हमारा शरीर भी जो है क्या होता है बच्चों, छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। ओके, ठीक उसी प्रकार जीवों के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होती है, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग जो है आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन छोटी छोटी इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर को बनाने वाली छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, बता सकते हो कोई? यस, सूक्ष्म जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, यानी सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। ओके, तो हम लोग जो है इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जंतुओं का वर्गीकरण। अब संरचना के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। ओके, जंतुओं का क्या करते हैं बच्चों? वर्गीकरण करते हैं। तो एक एक करके आप लोग देखते जाइएगा, आपको सारी बातें पता है किस तरह से जो है कैसे कैसे हम लोग उसकी डिवीजन करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से क्लास को सुनना है। ओके, चलिए। तो बच्चों, जंतुओं का जो वर्गीकरण है हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, वास स्थान के आधार पर। तो संरचना यानी उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे होता है जरा हम देख लेते हैं। हर कोई क्या एक जैसा लगता है जीव जंतु? बताइए मुझे। यस सीएस गोसाईपुर के बच्चे बताइए, सीएस कनकपुर, एक जैसे लगते हैं क्या? बिल्कुल सही, एक जैसे नहीं, सबकी जो है विभिन्नताएं होती है। तो तो संरचना के आधार पर हम लोग एक कोशिक और बहुकोशिक के रूप में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक कोशिक वे होते हैं जिन जंतुओं के शरीर केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? एक कोशिक जीव कहते हैं। ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तथा नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव, है ना, जैसे अमीबा हुआ, युगलीना हुआ, पैरामीशियम हुआ, क्लेमोडोमोनास हुआ, ये सभी जो है, और जीवाणु आदि, ये सब कैसे होते हैं? एक कोशिक होते हैं। ओके, एक कोशिक होते हैं। चलिए, ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तथा नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं।
आप उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ओके, ये सब क्या है बच्चों? एक कोशिक है, एक कोशिक जीव है। और एक कोशिक जीव जीवन के उत्पत्ति में प्रथम जीव माना जाता है। ओके, जैसे अमीबा देख रहे हो, इन सबकी अलग अलग आकृति होती है। ओके, यूग्लिना देखो, पैरामीशियम देखो, है ना। फिर जो है हमारा क्लेमोडोमोनस देखो, ये सभी जो है अलग अलग होते हैं, एक कोशिक जीव होते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुकोशिक, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिक जंतु कहते हैं, है ना। बहुकोशिक जंतु कहते हैं। यस, मेरे बच्चे सारे जवाब दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हमारे सीमा रावत जी बच्चे बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं एक कोशिक को, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारे बदसार के बच्चे जवाब दे रहे हैं, यूपीएस डोमैला के बच्चे जवाब दे रहे हैं। यस, जो है जीव द्रव्य की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई से कोशिका कहते हैं। यस, बिल्कुल सही। के यूपीएस वर्तरा कला से वर्षा, स्वाति, अंजलि सभी ने भेजा हुआ। सब बच्चों के मैं जो है, आप लोग जो जो भेज रहे हो वो भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। तो हम लोग एक कोशिक के बारे में अभी बात किया। बहुकोशिक, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम बहुकोशिक कहते हैं। इन्हें क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? जल्दी बताइए मुझे, देख पाते हो क्या आप? जो है जैसे कि उदाहरण, ओके, जैसे कि हाइड्रा हुआ, घोंगा हुआ, मछली, मेंढक, मनुष्य, इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या बच्चों? बताइए यस और नो, मैं देखती हूँ। यस, हमारे उपारवार के बच्चे यस बोल रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, हमारे यूपीएस बिहारा के बच्चे यस बोले, बिल्कुल सही, देख पाते हैं, यूपीएस उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, मेरे सारे बच्चे जो है मुझे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। सीएस मरोई के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय सोनभद्र के बच्चे, सीएस खादीपुर के बच्चे, सुलेमापुर के बच्चे, सीएस लतिया के बच्चे, सभी बोल रहे हैं, सारे आंसर्स दे रहे हैं। यूपीएस जहलपुर के बच्चे सारे दे रहे हैं। ओके, तो हम लोग जो है इन्हें देख सकते हैं। ओके, ये सामान्यतः नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रा। ओके, ये देखिए हाइड्रा। तो बच्चों, हाइड्रा जो होता है एक प्रकार का जलीय जीव है। ओके, जो मीठे पानी में पाया जाता है। ये एक छोटा नरम शरीर वाला जीव होता है। ओके, जो अपने आसपास के वातावरण से भोजन को प्राप्त करता है। तो हमें जो है बहुकोशिक के अगर पूछा जाए उदाहरण, बोल सकते हो ना मेरे बच्चे सारे? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। आपके अगले हफ्ते एग्जाम है और ये सारे चैप्टर सब आएंगे, तो सारे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, ये समानतः नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंगा, मछली, मनुष्य, मेंढक, है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम लोग अगला जो है, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी के उपस्थिति के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। अकशेरुकी जंतु, यानी अकशेरुकी होते हैं और कहीं जो है कशेरुकी होते हैं। तो बच्चों, जो अकशेरुकी जंतु होते हैं, ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकशेरुकीय जंतु कहते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलझटा, घोंगा आदि जो है इसके उदाहरण है। ओके, उनको जो है उनमें क्या नहीं होता है बच्चों? रीढ़ की हड्डी पाई नहीं जाती है। ओके, उदाहरण बहुत सारे आप लोग लिख सकते हो, जिनमें क्या नहीं होता? ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ओके, अब जो है कशेरुकी जंतु कौन से होते हैं? बिल्कुल साफ है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इन सब बातों को जो है आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए जाओगे, कोई भी प्रश्न पूछे बिल्कुल जवाब दे पाओगे आप लोग, दे पाओगे ना? यस।
हमारे बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चों ने चित्र बनाकर भेज रखा है। शिवानी ने सीएस चित्रसेनपुर से। ओके। हमारे जो है कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे बोल रहे हैं, नोट्स भेज रहे हैं। करफतान के बच्चे सभी जो है बहुत ही लगन के साथ पढ़ रहे हैं। तो बताइए मुझे, कशेरुकी जंतु क्या होते हैं? जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरुदंड, ओके, पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे मछली हुआ, मेंढक हुआ, पक्षी हुआ, गाय हुआ, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब जो है अगला, प्रजनन विधि के आधार पर। तो आप लोगों ने देखा होगा, कई जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। कई जो जीव होते हैं वे बच्चा देने वाले, बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। तो उसके आधार पर भी, प्रजनन विधि के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए, अंडयुज, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। अब देखिए, इसमें ही बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना? अंडयुज यानी आप लोग बिल्कुल सोच लीजिए, अंडा देने वाले। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यस, भोरकला के बच्चे, मेंढक, सांप, बिल्कुल मेरे बच्चों को सारे उदाहरण बिल्कुल सही सही से पता है। यूपीएस रतनपुर के बच्चे, सुलेमापुर के बच्चे, लतिया के बच्चे, सब बहुत ध्यान से बैठे हैं। अंडयुज जो है, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। जैसे मछली हुआ, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि। ओके। अब जरायुज, जरायुज कौन से होते हैं बताइए मुझे, जवाब दीजिए। यस, बताइए जरायुज। जवाब देखते कौन देता है सबसे पहले। सीएस मरई के बच्चे बताइए। किरातपुर, बदसार। ओके, चलिए, बिल्कुल बच्चे, यानी जो बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, है ना? जरायुज यानी बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य है, चूहा है, खरगोश, गाय, बकरी आदि। ओके। तो प्रजनन विधि के आधार पर हम लोग अंडयुज, जरायुज, दो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बांट सकते हैं। तो ये क्लियर है, ये सारी बातें हमें पता है ना? बस जरा सी हमें क्या करना है, एक बार हल्का सा हमें जो है सभी चीजों को याद रखना है। ओके। चलिए, अब अगला देखते हैं, वासस्थान के आधार पर। किसके आधार पर? वासस्थान के आधार पर। हर कोई क्या एक जगह रहता है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग स्थान पे रहते हैं, है ना? तो उसके आधार पर हम लोग जो है जलीय जंतु, स्थलीय जंतु, सभी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं ना? चलिए, तो बच्चों, जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, है ना? अब जल में जो जो जंतु रहते हैं आप बताइएगा मुझे। तो मैं मछली का नाम ले रही हूँ। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? जो जल में वास करे, जो जल में रहे। ओके, चलिए अगला देखते हैं, वायवीय जंतु। यानी क्या मतलब हुआ वायवीय जंतु? ऐसे जंतुए जो अधिकांश समय वायु में उड़ते हैं, यानी वायु में रहते हैं। ओके, अधिकांश समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। जैसे कि पक्षी, पक्षियों का आप देखते होंगे हमेशा क्या करते हैं बच्चों, उड़ते रहते हैं, है ना? कभी कभार आकर बैठते हैं जब थक जाते हैं, या जब दाना चुग रहे होते हैं तो बैठ जाते हैं। यस, किरातपुर, पैरट, बर्ड, सभी बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। हमारे बदसार के बच्चे बोल रहे हैं, लतिया के बच्चे बोल रहे हैं, खुशी गौतम, नैरमा खुशी गौतम बोल रही है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए इसी तरह जवाब देते रहिएगा। यूपीएस भोरकरा के बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो हमने जलीय जंतु क्या है पता लग गया, जो जल में रहवास करते हैं। वायवीय जंतु क्या है बच्चों? जो अधिकांश समय वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। ओके। अब स्थलीय जंतु, जैसे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग ये थोड़ी कि हर बार उड़ते रहते हैं या हवा में रहते हैं, नहीं, या तो लटके रहते हैं, नहीं, हम लोग स्थल में रहते हैं।
स्थलीय जंतु, हम भी किसके अंतर्गत आते हैं? स्थलीय जंतु। स्थल पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, बकरी, मनुष्य, बहुत सारे उदाहरण आप दिन में देखते हो कहाँ कहाँ पर कौन कौन रहता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जंतुएं जो है कहाँ कहाँ पर जो है क्या होता है बच्चों, उनके वास स्थान होते हैं। वृक्षाश्रय जंतु, क्या मतलब है वृक्षाश्रय जंतु से? वृक्षों पर अधिक समय तक रहने वाले जंतुओं को वृक्षाश्रय जंतु कहते हैं। तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर है, सभी नाम को आपको याद रखना है और उसी से आपको आसानी से आंसर्स जो है मिल जाएंगे, आप आराम से बोल सकते हो, है ना। यानी वृक्षाश्रय यानी वृक्ष में रहने वाले, जलीय जल में रहने वाले, है ना। वायवीय जो अधिक समय वायु में बिताते हैं अपना। ओके, तो वृक्षों पर अधिक समय तक रहने वाले जंतुओं को वृक्षाश्रय जंतु कहते हैं। जैसे गिलहरी को आपने देखा है, हमेशा वृक्षों में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, है ना। बंदरों को देखा है आपने, बहुत मजा आता है ना उन्हें देखने में, हमेशा पेड़ पे लटके रहते हैं, कभी कभार नीचे उतर के आते हैं, लेकिन उनका जो स्थल है वो वृक्ष में होता है। अब जो है अगला है हमारा उभयचर। उभयचर कैसे जंतु होते हैं बताइए मुझे, बताइए जल्दी, पूछा जाता है कौन सा है उभयचर। यस, बिल्कुल सही। जैसे जंतु जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन यापन करते, दोनों स्थानों पे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर। अब आप ये नाम देखोगे उभयचर, भाई इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे रहने वाले हैं, उभय में नहीं। तो इसको याद रखना है, जल तथा स्थल दोनों जगह पे जो जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उभयचर कहते हैं। ये सब आपने छोटे छोटे क्लास में पढ़ चुके हो ना। यस, हमारे बच्चे जवाब दे रहे, पीली कोटि के जल और स्थल दोनों पे रहने वाले उभयचर कहते हैं, बिल्कुल सही। यस, सीएस करफुदान से बोल रहे हैं मगरमच्छ। ओके, बिल्कुल। जो पानी में रहते हैं और बाहर रहते हैं, किरातपुर के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, बिल्कुल। ओके, डोमेला के बच्चे जवाब दे रहे हैं, गोसाईपुर के बच्चे जवाब दे रहे हैं, लतिया के बच्चे दे रहे हैं। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय अलय के बच्चे बोल रहे हैं। तो सारे बच्चों को पता है ये बातें, लेकिन उसको याद भी रखना है आपको। तो जैसे कि मेंढक हुआ, कछुआ हुआ, जैसे आपने बोला मगरमच्छ हुआ, है ना, वो क्या करते हैं? जल में भी रह सकते हैं, बाहर भी रहते हैं, उन्हें हम जो है उभयचर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उभयचर कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया हमने जो जो वर्गीकरण किया है, जलीय, वायवीय, स्थलीय, वृक्षाश्रय, उभयचर, है ना। ये सब तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्या करोगे, इसको जो है ध्यान से पढ़ोगे। ओके, तो इतनी बातें हमने जो है बता दिया, आपको क्लियर है तो यस बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस जो महिला के बच्चे यस बोल रहे हैं। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। आपके जवाब आने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। यूपीएस जो है सीएस पिपरासा के बच्चे, ओके, सराय के बच्चे, उपारवार के बच्चे, सभी मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने समझाया इसलिए नहीं, ये बात आपको पहले से ही पता है, आप पढ़ चुके हो ये सारी बातें, है ना। जब छोटे छोटे थे, जब छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते थे, आपके टीचर्स जो है आपको ये सारी बातें पढ़ाते हुए आ रहे हैं। यस, क्लियर है। कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुबपुर के बच्चे सभी को क्लियर है। अब हम आगे बढ़े, तो ये हमने जो है जंतुओं का वर्गीकरण कर लिया। अब हमें बच्चों पौधों का वर्गीकरण करना है। पौधों का वर्गीकरण क्यों करते हैं बताइए मुझे। ये सीमा रावत जी, इस बताइए, हमारे कुटुपुर के बच्चे बताइए, क्यों करते हैं पौधों का वर्गीकरण? पौधों का वर्गीकरण भी हमारे लिए जरूरी होता है ना। जैसे कि जीव जंतुओं का हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, उसी तरह से हमें पौधों का भी क्या करना है? यस, वर्गीकरण करना है। तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग पौधों की तरह चलते हैं। ओके, ध्यान से बैठिएगा इसी तरह से। निशा यादव जी बोल रहे हैं क्लियर है। निशा पटेल यूपीएस चंदापुर से, अभय यादव सीएस गोसाईपुर से, सीएस मुरई के, सभी बच्चों को मेरे क्लियर है। तो हम लोग बच्चों अब पौधों का जरा ध्यान देने की बात होगी। ओके, आपको थोड़े ध्यान से जो है बैठना पड़ेगा
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पौधों का जो है वर्गीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, तो सारे बच्चे ध्यान से बैठिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है पौधों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो पौधों का जो वर्गीकरण है, पुष्प के आकार पर, आधार के आकार पर, आयु के आकार आधार पर, सभी आधारों पर हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं पुष्प के आधार पर। तो सबसे पहले जो पुष्प के आधार पर देखिए बच्चों, पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। लगते हैं ना? यस। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इसमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने गुलाब देखा, सरसों देखा है ना, कुमंदनी देखा है, सूरजमुखी देखा है, ये सारे यानी जो जो पौधे आप देखते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती आदि स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उन्हें कैसे पौधे कहते हैं बताइए? बिल्कुल, पुष्पी पौधे कहते हैं। कैसे पौधे कहते हैं? पुष्पी पौधे कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाए तो ये मत बोल दिएगा कि सिर्फ पुष्प लगते हैं उनमें। ओके, क्योंकि मैम ने कहा था कि सभी नाम से याद रखिएगा। चलिए जी, पुष्पी पौधे बोल रखा है तो उसमें पुष्प लगता है। नो, सभी बातों को आपको याद रखना है। यस, रोज। ओके, बिल्कुल, किरातपुर के बच्चे बोल रहे गुलाब का। यस, बिल्कुल सही। ओके, तो हर बातों को याद रखना है, सिर्फ पुष्प ही नहीं, इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद करना है। जैसे गुलाब हुआ, सरसों हुआ, सूरजमुखी, आम, कुमंदनी, सभी। अब हुआ आप पुष्पी पौधों के बारे में, यानी आगे लग गया तभी हमने बोल दिया कि चलो भाई इसमें पुष्प नहीं लगते हैं, है ना? अब पुष्पी पौधे, अब पुष्पी पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। यानी ज्यादातर क्या होता है बच्चों, नहीं होता है। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय बनकाट के बच्चे बोल रहे जिसमें फूल और फल लगते हैं, पुष्पी पौधे। यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। ओके, सीएस मोरई के बच्चे, सभी मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो अब पुष्पी पौधे जिनमें क्या नहीं लगते हैं, जिनमें कभी भी पुष्प नहीं लगते हैं, और उनमें जो है जड़ की, तना की, पत्ती की आदि का अभाव क्या होता है, बहुत अभाव होता है। चूंकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते, इसलिए फल भी नहीं बनते हैं, है ना? हमने देखा है अधिकतर पुष्पों से ही किसका निर्माण होता है, फलों का निर्माण होता है। ओके, इस इनमें क्या होता है, वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाएं। ओके, आपने देखा है कई दीवारों पर बहुत सारी चीजें से फैल जाती है ना? ऐसे बहुत सारे जो है आपको एक रूप दिखाई देगा जो ऐसे फैले रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये ऐसे फैल जाते हैं, यानी बीजाणु, यानी जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु दानियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं से होते हैं, उनकी जो दानियां होती है, बीजाणु दानियां होती है, उसमें उत्पन्न होते हैं उनके छोटे छोटे बीज, है ना? ऐसी संरचनाएं आपने बहुत देखा होगा। कवक, शैवाल, मांस तथा फर्न इनके मुख्य सदस्य है, इनके प्रमुख समूह के सदस्य है। मांस एक ऐसा पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये देखा है बच्चों? बताइए मुझे। आप वर्षा ऋतु है ना अभी है, तो आप देखिएगा दीवारों पर हर जगह पर एक एक संरचनाएं उगी होती है, विभिन्न प्रकार के। कैसे होती है बच्चों? अपुष्पी पौधे जो है उगे होते हैं, ऐसे ऐसे संरचनाएं होती है। ओके, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के शैवाल, ओके, विभिन्न प्रकार के मांस, विभिन्न प्रकार के कवक, ये सब जो है हमें दिखने को मिलता है। देखिएगा और मुझे बताइए अगली क्लास में कि आप लोगों ने, कितने बच्चों ने क्या किया है, ये सारी बातें देखी है। ओके, तो हमने पुष्पी, अपुष्पी पौधे हमने देख लिया। अब अगला जो हम लोग कर रहे हैं वो है बच्चों हमारे आकार के आधार पर। ओके, अगला जो हम बात कर रहे हैं वो किसके आधार पर बात कर रहे हैं, यानी आकार के आधार पर। अलग अलग रूप में आपको सभी एक जैसे दिखते हैं क्या? सारे पौधे जो आप देखते हो वो एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। उनमें से कुछ शाख होते हैं, कुछ झाड़ी होते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं।
तो इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए। गुंजा मौर्य यस बोल रहे हैं, यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चे, यूपीएस फटूपुर के बच्चे। आप भी बताइए, मुझे सारे बताइए, यहां तक जहां तक आपने सुना आपको समझ में आ रहा है आसानी से? ओके, यस क्लियर है बोल रहे हैं। के यूपीएस डोमैला के बच्चे, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, भोरकला के बच्चे। ध्यान से सुनिएगा ओके बच्चों। हमारे जो है डोमैला के बच्चे बहुत ध्यान से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। के यूपीएस पिंडरा के बच्चे, पीली कोटी के बच्चे, सभी। तो चलिए हम लोग जो है अब क्या करते हैं, यानी पेड़ पौधों का हम लोग क्या कर वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी वर्गीकृत कर रहे हैं। किस तरह से होता है, तो शाख। शाक यानी हर्ब्स कहते हैं जिनको अंग्रेजी में। वे पौधे होते हैं जिनके तने हरे और कोमल होते हैं। ये पौधे आमतौर पे छोटे होते हैं और इनका जीवन काल छोटा होता है। जैसे टमाटर हुआ, गेंदा हुआ, है ना। ये सब कैसे होते हैं, शाक, जैसे कि मक्का, मटर, पालक। ओके, ये कैसे होते हैं, 1 मीटर से कम होता है। ओके, अब देखिए हमारा झाड़ी। अब झाड़ी जो होती है, वे पौधे होते हैं जिनके तने कठोर होते हैं। आपने देखा हो गुलाब सब, है ना, कैसे होते हैं, तने कठोर होते हैं लेकिन इनमें बहुत बहुत मोटे नहीं होते हैं। और इनके तने के आधार पर क्या होता है बच्चों, इनकी जो है शाखाएं निकलती है। ओके, उन्हें क्या कहते हैं, शर्ब कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। 1 से 3 मीटर की औसत लंबाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। मुख्य उसका तना स्पष्ट नहीं होता है। अधिकांश शाकित होने के कारण आपस में हमेशा उलझे रहते हैं। जैसे गुलाब हुआ, करोंदा हुआ, गुड़हल हुआ, ये सब जो है इसके उदाहरण है ना। आपने ये बोगनविली के फूल देखे होंगे, उसमें कांटे रहते हैं, है ना। झाड़ियां आमतौर पर पेड़ों से छोटी होती है। ओके, और उदाहरण जो है गुलाब, बोगनविलिया, मेहंदी, गुड़हल, ये सारे उदाहरण आप दे सकते हैं, करोंदा। ओके, अब बताइए वृक्ष क्या होते हैं। आप सबको पता है वृक्ष क्या होते हैं। वृक्ष वे पौधे होते हैं जो ऊंचे होते हैं और जिनका एक मजबूत काष्ठीय तना होता है, यानी काफी मजबूत होता है। यानी कि आप जाकर एकदम से तोड़ कर आ जाओ, है ना। उनका तना काफी मजबूत होता है। कैसा होता है बच्चों, काफी मजबूत होते हैं। वृक्षों में एक प्रमुख तना होता है, यानी एक मुख्य तना होता है जिससे शाखाएं निकलती है। वृक्षों का जीवन काल लंबा होता है। आपने देखा होगा ना, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही छोटे थे, आपके घर में जो वृक्ष था वो अभी भी है। आपके मम्मी पापा, आपके दादा सब बोलते होंगे कि अरे ये जब मैं बचपन में ना मैंने लगाया था ये। तो क्या हुआ इसका अर्थ, उनका जो है वृक्षों का जीवन काल लंबा होता है। जैसे आम का पेड़, नीम का, बरगद का, पीपल का, और भी बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। ओके, और भी जो है बहुत सारे उदाहरण मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने जो है वर्गीकृत किया, है ना। यस, मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से बोल रखा है, जवाब दे रखा है। यूपीएस डोमैला के बच्चे सभी ने जो है आंसर्स दिया हुआ है। ओके, तो मेरे बच्चों आज जो जो बताया वो आप लोगों को समझ में आया? यस या नो बोलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं पे रोक देंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अगली क्लास में हम आयु के आधार पर, फिर जड़ कौन कौन से प्रकार के होते हैं, है ना, मूसला जड़ कौन से है, अपस्थानिक जड़ कौन से है, तना क्या होता है, पत्ती का कार्य क्या है, पुष्प का कार्य क्या है, सारे बातें हम अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे बोले बरगद। यस, यूपीएस डोमाइला डोमाइला के बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, मेरे बच्चे बहुत ध्यान से बैठे हैं। और बाकी बच्चों का क्या हाल है, सभी को समझ में आ रहा है, बताइए मुझे। यस, यूपीएस भोरकला, ओके, सीएस जयपुर, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, यस, ओके सभी, सेवापुरी, वेरी नाइस क्लास, यूपीएस बोहाव, सीमा रावत जी, यूपीएस भोरकला, मेरे सारे बच्चों को। ओके, सीएस खादीपुर के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, हमारे जो है सरिता देवी यूपीएस तरसादा से बोल रहे हैं। ओके, ओके, अच्छे समझ में आया है। वो हमारे जो है अभाव,
यादव, CS गोसाईपुर के बच्चे बोल रहे हैं वहां से। यस, वी आर एंजॉयिंग मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे। मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ। जैसे ही मुझे 2 बज जाते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है आप लोगों को छोड़ के जाने में, क्योंकि आपके साथ जो है क्लास लेने में बहुत ही मजा आता है। मेरे बच्चे इतने अच्छे से जवाब देते हैं, इतने अच्छे से पिक्चर्स भेजते हैं, सारी बातों को आप इतने ध्यान पूर्वक सुनते हो कि मुझे भी बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ। तो बच्चों, हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़कर आइएगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।